हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरुचि बीपीएससी गुरुकुल 1 में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे करेंट कॉन्सेप्ट जो एडुटेरिया का आता है फ्रेंड्स, और जो 1 से 15 जून का है, और ये वॉल्यूम 11 है फ्रेंड्स। ठीक है, और एडुटेरिया करेंट कॉन्सेप्ट 70वीं बीपीएससी के लिए प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, और 1 से 15 जून का है 2024 तक का। और फ्रेंड्स, इसमें एक वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ जो आधे से मतलब 33 मिनट का समथिंग है, और मैं ना हाफ करके वीडियो अपलोड कर रही हूँ ताकि आपको भी पढ़ने में इजी हो जाए। और आपके पास कभी कभी कोई फ्रेंड्स है ना, कमेंट करते हैं कि मैम मैं गांव में रहता हूँ और मैं वीडियो नहीं देख पाता हूँ एक वीडियो कंप्लीट, तो इसलिए मैं इसको ना हाफ करके कर रही हूँ, अपलोड कर रही हूँ, जिससे आपको काफ़ी इजी हो जाएगा पढ़ने में। ठीक है, और फ्रेंड्स, एडुटेरिया का ही करेंट कॉन्सेप्ट के साथ साथ ही एडुटेरिया का जुनून टेस्ट सीरीज और आधार टेस्ट सीरीज जो एनसीईआरटी बेस पे था वो कंप्लीट हो रहा है। और एडुटेरिया का बिहार तथ्य संग्रह में जितने भी क्वेश्चन थे ना, वो सारे पूरे बुक हम करवा दिए हैं और प्लेलिस्ट में आपको डाल दी हूँ, तो जाकर के आप वहाँ पर से चेक कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। बहुत ही काफ़ी इम्पोर्टेंट है वो बुक। और एडुटेरिया के साथ साथ फ्रेंड्स, परफेक्शन आईएएस का भी चल रहा है, 90 डेज प्लानर, उसका टेस्ट चल रहा है, और खान ग्लोबल स्टडी का और बीपीएससी मेकर का बिहार स्पेशल करंट अफेयर कर रहे हैं। तो हमारे प्लेलिस्ट में आपको सारे कुछ मिल जाएगा, तो जाकर के प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अमृत योजना का अवलोकन क्या है, तो ये इस वीडियो का ये जो इस पीडीएफ का नाम ये सेकेंड पार्ट है। ठीक है, सेकेंड पार्ट है, आप पहले पार्ट भी देख लीजिएगा, उसके बाद सेकेंड और एक और वीडियो आएगा जिसमें आपको राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बिहार स्पेशल आएगा, तो कवर हो जाएगा तीनों। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्ष 2047 तक भारत की 50% से ज़्यादा आबादी शहरी होगी। शहरी बुनियादी ढांचे की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए योजना शुरू की गई थी। ठीक है, उसका स्रोत क्या था फ्रेंड्स? उसका स्रोत द हिंदू था। अमृत योजना मतलब क्या होता है, तो कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अमृत मिशन योजना की शुरुआत 2015 में की गई थी। इसका दूसरा संस्करण 2021 में लॉन्च किया गया था। इस योजना के तहत जल, गतिशीलता और प्रदूषण से संबंधित बुनियादी ढांचे के विकास में कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था। ठीक है, चुनौतियों में क्या क्या है, जिसे केंद्र से कुछ वित्तीय सहायता और बाकी से हिस्सा राज्यों और संबंधित शहरों द्वारा जुटाना था। ठीक है, इस मिशन को 1 लाख से अधिक आबादी वाले 500 शहरों और कस्बों को अधिसूचित नगर पालिकाओं के साथ कवर करने के लिए तैयार किया गया था। नेक्स्ट उद्देश्य क्या है इसका, तो घर घर में पानी की सुनिश्चित आपूर्ति के साथ नल और सीवेज कनेक्शन सुनिश्चित करना था। हरियाली और पार्कों जैसी अच्छी तरह से बनाए हुए खुले स्थानों का विकास करके शहरों का मूल्य बढ़ाना था। सार्वजनिक परिवहन पर स्विच करके गैर मोटर चालित परिवहन के लिए सुविधाओं का निर्माण करके प्रदूषण को कम करना था। बीत वर्ष 2015-16 में बीत वर्ष 2019-20 तक 5 वर्षों के लिए अमृत योजना के लिए कुल परिव्यय कितना था फ्रेंड्स, तो ये 50,000 करोड़ था। कितने 5 सालों के लिए, और कब से कब तक, तो 2015 से 2019-20 तक। अब अमृत का जो है अमृत योजना 2.0 की मुख्य विशेषता क्या है, तो यह प्रत्येक शहर के लिए नगर जल संतुलन योजना की विकास के माध्यम से उपचारित सीवेज के पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग, जल निकाय के पुनरुद्धार और जल संरक्षण को प्रोत्साहित करती है। अमृत 2.0 के लिए कुल परिव्यय कितना है, तो 2,99,000 करोड़ रुपया है। ठीक है, तो इसके लिए अमाउंट कितना है फ्रेंड्स, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट वर्तमान स्थिति क्या है इसकी, तो वर्तमान परियोजना का कार्यान्वयन बहुत धीमा है और अधिकांश राज्यों में इसका कार्यान्वयन 50% से भी कम पूरा हुआ है। लगभग 21 प्रमुख शहरों में भूजल खत्म होने वाला है, और अपर्याप्त जल सफाई और स्वच्छता के कारण प्रतिवर्ष लगभग 2 लाख मौतें होती है। 67.3% पाइप सीवेज निर्वहन वाली प्रणाली से जुड़े नहीं हैं। शहरी भारत में प्रति व्यक्ति औसत जल आपूर्ति 69.25 लीटर प्रतिदिन है, जबकि आवश्यकता मात्रा कितनी है, तो आवश्यकता कितनी है फ्रेंड्स, तो ये चीज़ ना 135 लीटर प्रतिदिन आवश्यकता है, लेकिन अभी आपूर्ति कितनी होती है, तो 69.25 प्रति लीटर ही आपूर्ति हो पाती है। नीति आयोग की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि 2030
तक भारत का 40% आबादी के पास पीने के पानी का भी पहुंच नहीं होगा। तो ये बहुत चिंता वाली विषय है फ्रेंड्स, चुनौतियां हैं। ठीक है फ्रेंड्स, हम स्टूडेंट लोग के लिए ना आपको न्यूज़पेपर पढ़ना काफ़ी ज़रूरी होता है, और न्यूज़पेपर पढ़ते भी हैं तो हमें अंदाज़ा नहीं होता है कि क्या इम्पोर्टेंट है। तो अगर ये चीज़ डिटेल्स में भी करंट अफेयर जो 68 और 69 में जो करंट अफेयर पूछा था ना, वो डिटेल्स में पूछा था, तो आपको डिटेल्स में ही अब पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और आप नहीं भी अगर पेपर पढ़ रहे हैं तो ये सब करंट कॉन्सेप्ट या खान सर का डिटेल्स में या फिर बीपीएससी का जो भी बिहार का करंट अफेयर निकल रहा है ना बीपीएससी के लिए, वो सारे डिटेल्स में ही आ रहे हैं फ्रेंड्स। तो सारे को आप सारे नहीं कर सकते, आप एक दो चुन लीजिए कि कौन सा करना है, कौन सा ज़्यादा हेल्पफुल होगा, वो आप जरूर करंट अफेयर करेंगे बीपीएससी के लिए। नेक्स्ट है 2047 की यात्रा। 2047 क्यों? क्योंकि हमारा देश का 100 साल कंप्लीट हो जाएगा। तो उसके बारे में क्या क्या है वो हम देख लेते हैं, इसका स्रोत क्या है। तो द इंडियन एक्सप्रेस है। ठीक है, भारत का लक्ष्य स्वतंत्रता की 100वीं वर्षगांठ के साथ 2047 तक एक विकसित देश बनाना है। तो भारत का लक्ष्य क्या है फ्रेंड्स? तो भारत का लक्ष्य है 100 साल जो वर्षगांठ होगी हमारा 2047 में एक विकसित देश बनाना है। कि अभी हमारा देश क्या है? तो अभी हमारा देश विकासशील है। भारत के विकास के लिए एक स्पष्ट रोडमैप की आवश्यकता है। विकसित राष्ट्र क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संगठन सब वर्तमान में $13,845 और उससे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाले देशों को विकसित देशों के रूप में उसके काउंट करते हैं। तो विकसित देश के रूप में क्या किसे काउंट करते हैं फ्रेंड्स? तो वो जो प्रति व्यक्ति आय है ना, वो $13,845 से ज़्यादा होना चाहिए, तो विकसित देशों में आ जाते हैं। और अभी भारत की प्रति व्यक्ति आय अभी 250 मतलब $2,500 IMF 2024 के अकॉर्डिंग है। तो देख लीजिए कि ये बहुत लंबा मतलब अमाउंट है, अभी तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ ये भी है 2045 में है होना है, उसका लक्ष्य रखा गया है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है रुपये की भावी विनिमय दर और घरेलू मुद्रास्फीति की धारणाओं के आधार पर प्रति व्यक्ति आय के इस स्तर को प्राप्त करने के लिए 6 से 7% की औसत वास्तविक वृद्धि दर की आवश्यकता है। भारत की समक्ष चुनौतियां क्या क्या है? तो फ्रेंड्स, अगर आप मेंस देंगे ना, मेंस अगर दिए होंगे या फिर देंगे, तो इसमें ना चुनौतियाँ भी, कोई भी क्वेश्चन आप पढ़ते हैं ना तो उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों दिखाना होता है। तो फिर इसमें सकारात्मक पक्ष और चुनौतियाँ भी दिखाना होता है। तो चुनौतियाँ सभी ध्यान में रखिएगा। इसमें मेंस में भी आप एक दो पॉइंट डाल सकते हैं। तो 7.1 की विकास दर प्राप्त करने के लिए सकल घरेलू उत्पादन का 35% वास्तविक सकल स्थिर पूंजी निर्माण GFCF की आवश्यकता होगी। और उच्च राजकोषीय घाटे, जिसमें पिछले 3 वर्षों में 5.9% से अधिक के कारण सरकारी व्यय में वर्तमान वृद्धि टिकाऊ नहीं है। सतत विकास हासिल करने के लिए निजी निवेश को सकल घरेलू उत्पाद का 1.2% तक बढ़ाने की आवश्यकता होगी। नेक्स्ट है विकास रणनीति। तो औद्योगिक नीति पर पुनर्विचार। तो वर्तमान वैश्विक घटनाक्रम के कारण भारत की औद्योगिक नीति में अपेक्षित परिवर्तन की आवश्यकता है। नेक्स्ट है निर्यात आधारित सफलता। इसमें क्या करना है? तो भारत को सेवा निर्यात में सफलता के साथ साथ व्यापारिक निर्यात, भौतिक वस्तुओं और उत्कृष्टता प्रदर्शन करने की आवश्यकता है। कई पूर्वी एशियाई देशों ने निर्यात के माध्यम से तेजी से प्रगति हासिल की है। चीन के बारे में देखते हैं। तो चीन का निर्यात कितना है फिर से? 0.6% जो 1970 में से बढ़कर अभी क्या हो गया है? तो 2022 में कितना हो गया है फ्रेंड्स? तो ये 11.9% हो गया है। तो हम लोग ना चुनौतियों मतलब निर्यात से भी अपना लक्ष्य हासिल कर सकते हैं, क्योंकि देखिए 1970 में चीन में कितना था? तो 0.6% था, और अभी बढ़कर कितना हो गया 2022 में? तो 11.9% हो गया है। और अभी फिलहाल भारत में क्या है? तो भारत का निर्यात 0.6% था 1970 में, सेम था जितना चीन का था, से बढ़कर अभी मात्र 2.5% ही 2022 तक हुआ है। तो चीन देखिए कितना जल्दी आगे बढ़ा है निर्यात कर करके। ठीक है,
विकास के क्षेत्र की पहचान तो उच्च क्षमता वाले उभरते उद्योग की पहचान करना, जैसे खाद्य प्रसंस्करण, श्रम प्रधान, कृषि में सहायक और तथा निर्यात मांग वाले इत्यादि में करना पड़ेगा। सकारात्मक पक्ष क्या है, तो हम चुनौतियाँ देख लिए फ्रेंड्स, नकारात्मक हो गया। और सकारात्मक पक्ष में क्या है, तो जनसांख्यिकीय लाभांश, तो भारत की 40% से अधिक जनसंख्या 25 वर्ष से कम आयु वाली है। ये सकारात्मक है क्योंकि अभी हमारे यहाँ पे यंग लोग ज़्यादा हैं। मध्यम वर्ग की विकास, तो 2050 तक 500 मिलियन से अधिक मध्यम वर्ग का आकार होने का अनुमान है, ठीक है। और डिजिटल अर्थव्यवस्था में तो भारत ई कॉमर्स, फिनटेक, एडटेक, हेल्थ टेक और एग्रीटेक जैसे क्षेत्रों में विशेष रूप से डिजिटल परिवर्तन और नवाचार को अपना रहा है। समावेशी विकास में तो भारत पर्यावरणीय गुणवत्ता को बढ़ाने के लक्ष्य के साथ नवीकरणीय ऊर्जा, हरित अवसंरचना और जलवायु परितंत्रता में निवेश कर रहा है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल सामानों के लिए भारत की चीन पर निर्भरता। तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि अभी आपको मतलब अभी क्या है कि भारत का सबसे ज़्यादा आयात कहाँ से हो रहा है, तो चीन से हो रहा है फ्रेंड्स। तो ये देख लेते हैं, इसमें ये चीज़ का होगा और ये स्रोत क्या है, द हिंदू है, ठीक है। तो बीत वर्ष 2024 में चीन एक बार पुनः भारत का शीर्ष व्यापारिक साझेदार बन गया है, ठीक है। ये देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है क्योंकि 66 में एक क्वेश्चन पूछ लिया था कि बीत वर्ष में कि कौन सा आगे है, तो आप इसमें देख लीजिएगा फ्रेंड्स। तो बीत वर्ष 2024 में चीन तो चीन एक बार पुनः भारत का शीर्ष व्यापारी साझेदार देश बन गया है। पिछले 10 वर्षों में यह छठी बार है जब चीन ने अमेरिका को पीछे पछाड़कर भारत का शीर्ष व्यापारिक साझेदार देश बन के उभरा है। भारत चीन की वर्तमान व्यापारिक स्थिति क्या क्या है, तो चीन के साथ भारत का व्यापारिक घाटा, इसमें ज़्यादातर घाटा ही है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। तो चीन के साथ भारत का व्यापारिक घाटा वर्ष 2024 में 85.1 बिलियन डॉलर है। कितना है, तो चीन के साथ अभी कभी हम लोग पॉजिटिव में नहीं रहते, चीन के साथ हम नेगेटिव में ही रहते हैं। तो कितना है, तो 85.1 बिलियन डॉलर है। भारत के शीर्ष व्यापारिक साझेदार के रूप में चीन की स्थिति मुख्य रूप से चीन की आयात की असाधारण उच्च मात्रा के कारण हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है, चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा अन्य साझेदारी की तुलना में सबसे तेजी से बढ़ रहा है। प्रमुख व्यापारिक साझेदार के साथ भारत का व्यापार घाटा कितनी है, तो रूस के साथ कितनी है फ्रेंड्स, तो रूस के साथ व्यापारिक घाटा हाल ही के वर्षों में भारत रूस के साथ व्यापारिक घाटा तेजी से बढ़ा है। बीत वर्ष 22 में व्यापार घाटा 6.6 बिलियन डॉलर से बढ़कर बीत वर्ष 2024 में ये कितना हो गया, तो 57.2 बिलियन डॉलर हो गया है। इसका अधिकांश हिस्सा रूस से रियायती मूल्य पर तेल की आयात के कारण हुआ है, तो ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, चीन के साथ व्यापारिक घाटा में कितना हुआ है, तो भारत द्वारा चीन से आयात की जाने वाली अधिकांश वस्तुएं इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल वस्तुओं के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो ये ध्यान रखिए कि क्या क्या हम लाते हैं चीन से। और बीत वर्ष 15 से बीत वर्ष 24 मतलब 2015 से 24 की अवधि में भारत ने 75 बिलियन डॉलर मूल्य के मोबाइल टेलीफोन आयात किए, जो आयात टोकरी का सबसे बड़ा घटक है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुओं के लिए चीन मुख्य स्रोत है। और बीत वर्ष 15 से 24 के बीच की अवधि में भारत ने अपने मोबाइल टेलीफोन का 54% हिस्सा चीन से खरीदा है। कितना खरीदा है फ्रेंड्स, तो 54% हिस्सा चीन से खरीदा है। स्वचालित डेटा प्रोसेसिंग यूनिट लगभग 70%, सेमीकंडक्टर डिवाइस और डायोस 32%, इलेक्ट्रॉनिक इंटीग्रेटेड सर्किट और माइक्रो असेंबली भी खरीदा है, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, भारत के प्रमुख व्यापार अधिशेष वाले साझेदार देश कौन कौन है, तो अमेरिका, ठीक है। तो अमेरिका भारत का अमेरिका को निर्यात कितनी करते हैं, तो भारत जो है अमेरिका को निर्यात करता है। भारत का अमेरिका को निर्यात 2023-24 में 1.32 से घटकर कितना हो गया, तो 77.5 अरब डॉलर रह गया है, जबकि 2022-23 में यह 78.54 अरब डॉलर था। तो अमेरिका से क्या हो गया, अमेरिका से कम गया है।
और आयात लगभग 20% से घटकर 40.8 अरब डॉलर ही रह गया है। भारत का व्यापार अधिशेष 16.86 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर कितना हो गया, तो 36.74 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट है भारतीय जीडीपी के नवीन आंकड़े। तो जीडीपी के नवीन आंकड़े है, इंपॉर्टेंट हो जाएगा और द इंडियन इसका एक्सप्रेस है, द इंडियन एक्सप्रेस का स्रोत है। तो वित्त वर्ष 2023-24 जनवरी मार्च तिमाही क्वार्टरली 4 के लिए भारत का सकल घरेलू उत्पादन जीडीपी का 7.8% रहा है, जो विनिर्माण क्षेत्र में मजबूत वृद्धि से प्रेषित है। वित्त वर्ष 2024 के लिए जीडीपी में 8.2% की वृद्धि हुई है, जबकि 2022-23 में 7% की वृद्धि हुई है। नेक्स्ट है मुख्य बिंदु, तो जीडीपी और जीवीए के अंतर में वृद्धि, ये क्या क्या है, तो 2023-24 में सकल घरेलू उत्पाद और जीवीए वृद्धि के बीच 1% अंक का तीव्र अंतर है, जबकि 2024 में यह अंतर 0.3% अंक होगा। ठीक है। नेक्स्ट है इसका मूल्य कारण शुद्ध करों में तीव्र वृद्धि, उच्च कर संग्रह और कम सब्सिडी के कारण हुआ है। क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है फ्रेंड्स इसमें, तो विगत वर्ष खराब मानसून के कारण, विगत वर्ष मतलब पिछले वर्ष मानसून बहुत खराब था फ्रेंड्स, उसके बारे में बोल रहा है। कारण समग्र कृषि मूल्य संवर्धन वृद्धि धीमा हो गया था। विनिर्माण जीवीए ने 2023-24 में 9.9% की वृद्धि और 2022-23 में संकुचन के मुकाबले के साथ एक स्वस्थ सुधार दिखाया है। यद्यपि सेवा क्षेत्र की वृद्धि दर 7.6% रही है, जबकि तथापि चौथी तिमाही में इसका कुछ कमी आई है। नेक्स्ट है सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि का व्यय हिस्सा। तो अर्थव्यवस्था का मुख्य स्तंभ निजी उपभोक्ता 2023-24 में मात्र 3.8 की दर से बढ़ा है। यह पिछले 2 दशकों में सबसे धीमी खपत वृद्धि दर है। निवेश क्षेत्र में 9% की वृद्धि हुई है। अर्थव्यवस्था में निवेश का नेतृत्व मुख्य रूप से सरकारी क्षेत्र ने किया है। केंद्र सरकार के पूंजीगत व्यय में 2023-24 में 28% की अच्छी वृद्धि हुई है, जबकि कुल राज्य पूंजीगत व्यय में 9 प्रमुख राज्यों के लिए अप्रैल से फरवरी में लगभग 33% बढ़ गया है। निर्यात कितना है, तो हमारे देख लेते हैं। तो भारत का निर्यात कमजोर वैश्विक विकास के कारण धीमा पड़ गया है। यद्यपि भारत के सेवा निर्यात में वृद्धि हुई है, किंतु वस्तु निर्यात वैश्विक मंदी के दंश से प्रभावित हुआ है। भविष्य के लिए जीडीपी दर अनुमान, तो वित्त वर्ष 2024-25 के लिए जीडीपी वृद्धि दर लगभग 7% रहने का अनुमान है। ग्रामीण मांग में सुधार के संकेत, दोपहिया वाहनों की बिक्री में अच्छी वृद्धि और ग्रामीण क्षेत्रों में एफएमसीजी बिक्री मात्रा में सुधार हुआ है। नेक्स्ट है संसद में विविधीकरण। इसका स्रोत क्या है, द हिंदू है। तो 2024 में लोकसभा चुनाव, जो 18वीं लोकसभा चुनाव हुई है, संसद में क्षेत्रीय दलों को ज़्यादा सीट मिले हैं। यह विकास भारत में संघवाद को मजबूत कर सकती है, जो भारत जैसे विविधतापूर्ण राष्ट्र के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है। अभी ये ध्यान रखेंगे कि जो 2024 में लोकसभा चुनाव हुई है कौन सी है, तो 18वीं है, 18 है। और नेक्स्ट है केंद्र और राज्य के मध्य प्रमुख विवाद क्या क्या हैं, तो वित्त संबंधी विवाद। तो केंद्र द्वारा कर संग्रह में दक्षता के कारण संसाधन जुटाने में केंद्र को प्रमुख भूमिका दी गई है। प्रमुख करों में व्यक्तिगत आयकर, निगम कर, सीमा शुल्क और उत्पादन शुल्क केंद्र द्वारा एकत्रित किए जाते हैं। केंद्र से राज्यों को धन हस्तांतरित करने में वित्त आयोग की भूमिका पक्षपातपूर्ण मानी जाती है। केंद्र द्वारा संसाधनों और परियोजनाओं का आवंटन अक्सर राजनीतिक विचारों से प्रभावित होता है, जो केंद्र के समान दल द्वारा शासित राज्यों के पक्ष में होता है। इससे विपक्ष शासित राज्यों की स्वतंत्रता कमजोर होती है और संघवाद कमजोर होता है। राज्यों की विविध आवश्यकताएं क्या क्या है, तो भारतीय राज्यों में बहुत अधिक विविधता है, जिसके कारण प्रत्येक राज्य को अपने विशिष्ट मुद्दों को संबोधित करने के लिए अधिक स्वतंत्रता की आवश्यकता होती है। परिसीमन का लंबित कार्य, तो परिसीमन का मुद्दा उत्तर दक्षिण विभाग
का केंद्र बिंदु है, जिसमें कम आबादी वाले विपक्ष प्रभुत्व वाले दक्षिणी राज्यों का डर था कि कहीं संसदीय प्रतिनिधित्व का अधिक आबादी वाले उत्तरी राज्य में आमूलचूल पुनः परिवर्तन न हो। राज्यपाल संबंधी विवाद, तो कुछ विपक्षी राज्यों में राज्यपाल पर राज्य विधेयकों को लंबित करने का आरोप लगाया गया। उदाहरण के लिए तमिलनाडु, तेलंगाना राज्यपालों को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार भी लगाई थी, तो ये भी ध्यान रखेंगे। चुनाव परिणामों के निहितार्थ, तो फ्रेंड्स ये जो 18वीं बीपीएससी है ना, उसमें ये चीज़ पूछ सकता है, तो ध्यान रखिएगा। 18वीं बोल रही हूँ, सॉरी 17वीं जो बीपीएससी आने वाला है ना, उसमें ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो चुनाव परिणामों के निहितार्थ क्या है, तो गठबंधन सरकार, तो गठबंधन शासन से सत्ता के अनेक केंद्र उत्पन्न होते हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय में निर्णय लेने में क्षेत्रीय दलों की भूमिका में वृद्धि देखने की संभावना है। क्षेत्रीय दलों की हित क्या है, तो राज्य विशिष्ट मांगों में वृद्धि, जैसी आंध्र प्रदेश और बिहार के लिए विशेष दर्जा, ठीक है। और नेक्स्ट है जातिगत जनगणना से संबंधित मांग। एक राष्ट्र दृष्टिकोण के साथ गठबंधन सहयोगियों के साथ तालमेल स्पष्ट नहीं होना है। नवीकृत संघवाद की संभावना क्या क्या है, तो संघवाद के लिए एक प्रतिबिंब बिंदु के रूप में राजनीतिक परिवर्तन का काल, उत्तर दक्षिण चुनावी मानचित्र को अवसर के रूप में बदलना और केंद्र राज्य विश्वास बहाल करने के लिए अखिल भारतीय संघीय समझौते की आवश्यकता, अधिक समावेशी शासन की संभावना, तो ये सब ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो कि बिल्कुल फ्री है। आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं फ्रेंड्स, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें और लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड्स दोस्तों के साथ। और हमारे टेलीग्राम भी चैनल है, तो वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे मैं PDF प्रोवाइड कर देती हूँ, ठीक है। तो इसमें अभी नेक्स्ट है कृषि क्षेत्र की चुनौतियाँ और समाधान। ये इकोनॉमिक्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, तो क्वेश्चन पूछता है फ्रेंड, ध्यान रखेंगे। और द इंडियन एक्सप्रेस, तो स्रोत इसका, और भारत के कृषि क्षेत्र को आने वाले दशकों में कठिन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। किसानों की भलाई के लिए समर्थन की कमी तथा दशकों से पुराने तरीके का निर्भरता में महत्वपूर्ण बाधाएं उत्पन्न की है। भारतीय कृषि क्षेत्र के समक्ष चुनौतियां क्या क्या है, तो जलवायु परिवर्तन की घटनाओं से फसल उत्पादन और आजीविका पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने की आशंका है। विश्व व्यापार संगठन WTO के प्रतिकूल निर्णय, तो WTO के विवाद निपटान तंत्र को कमजोर करने का आरोप अमेरिका पर लगाया जाता है। WTO के प्रतिकूल निर्णय से भारतीय कृषि तथा किसानों को चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। भूमि जोत का विखंडन, तो छोटे भूमि जोतों की बड़ी संख्या कुल कृषि योग्य भूमि का 85% उत्पादनों के लिए अपने पेशे से सम्मानजनक जीवन जीने की संभावना को मूलतः सीमित कर देती है। कम खाद्य कीमतों के लिए वैश्विक अभियान, तो इससे खेती पर्यावरण दृष्टि से असंवहनीय और आर्थिक दृष्टि से अलाभकारी हो जाती है। घटते जल वृद्धि क्या है, तो कृषि के लिए जल की अत्यधिक मांग के कारण घटते जल वृत्त उस सीमा तक पहुंच रहे हैं जहां खाद्यान्न क्षेत्रों में सिंचाई के लिए जल निकालना आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है कृषि में निवेश, तो कृषि अनुसंधान और विस्तार सेवाओं में भारी निवेश की आवश्यकता है और कृषि अनुसंधान में किया गया निवेश अन्य निवेशों की तुलना में 10 गुना से अधिक आर्थिक लाभ देता है, तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट आगे की राह और समाधान क्या है, तो जलवायु अनुकूल कृषि का सृजन, तो वास्तविक समाधान जलवायु प्रत्यास्ती या स्मार्ट कृषि के सृजन के लिए संसाधनों का निवेश करने में निहित है। दूसरा है कुशल खाद्य श्रृंखलाओं का निर्माण, तो कृषि इसके लिए परिवहन से लेकर भंडारण और प्रसंस्करण के लिए लेकर संगठित खुदरा बिक्री तक बड़े पैमाने पर लॉजिस्टिक क्रांति की आवश्यकता होगी। नेक्स्ट है किसान उत्पादन संगठनों या सहकारी समितियों का बढ़ावा देना, तो छोटे भूमि धारकों को किसान उत्पादन संगठनों या सहकारी समितियों के माध्यम से एक साथ लाया जाए। नेक्स्ट है बिहार की विशेष राज्य का दर्जा की मांग, तो बिहार का विशेष राज्य का दर्जा काफ़ी समय से मांग हो रही है फ्रेंड्स, तो उसके बारे में देख लेते हैं। और इसका स्रोत क्या है, तो द हिंदू इसका स्रोत है।
तो बिहार ने केंद्र द्वारा विशेष श्रेणी का दर्जा दिए जाने की राज्य की लंबी समय से चली आ रही मांग को दोहराया है, जिससे राज्य को केंद्र से मिलने वाले कर राजस्व की मात्रा में वृद्धि होगी। तो क्या होता है, तो कर राजस्व की मात्रा में वृद्धि होती है, जिसमें विशेष राज्य का दर्जा लेने से अब बिहार मंत्रिमंडल ने पिछले साल के अंत में राज्य को विशेष श्रेणी का दर्जा की मांग करते हुए एक प्रस्ताव को पारित किया था। विशेष श्रेणी का दर्जा किसे मिलता है फ्रेंड्स, तो विशेष श्रेणी का दर्जा पांचवें वित्त आयोग, कौन से, तो पांचवें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर 1969 में शुरू किया गया था। तो ये ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स कि विशेष श्रेणी का दर्जा कब शुरू किया गया है, तो पांचवें वित्त आयोग की सिफारिश से 1969 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य पहले देख लेते हैं। इसका उद्देश्य उन राज्यों की सहायता करना था जो अपनी भौगोलिक, सामाजिक या आर्थिक स्थिति की दृष्टि से वंचित है, ताकि वे अन्य अधिक विकसित भारतीय राज्यों के बराबर अपनी स्थिति को सुधार सके। तो ये थोड़ा ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है पहाड़ी भूभाग और बड़ी जन आबादी वाले जैसे मानदंड किसी राज्य को विशेष श्रेणी का दर्जा देने के हकदार बनाता है। तो विशेष श्रेणी के लिए क्या क्या हकदार बनाना है फ्रेंड्स, क्या क्या होता है, तो पहाड़ी भूभाग और बड़ी जनजाति मतलब आवास जो आदिवासी वगैरह होते हैं, तो जनजाति और आबादी जैसे कि जनजातीय आबादी जैसे मापदंड को विशेष श्रेणी का दर्जा देने का हकदार बनाता है। जिस राज्य को विशेष श्रेणी का दर्जा दिया जाएगा वह केंद्र से अधिक धनराशि प्राप्त करते हैं, ठीक है। विशेष जिसको मिलता है तो उसको केंद्र से अधिक धनराशि प्राप्त होता है और प्राप्त करने में सक्षम होगा तथा विभिन्न कर संबंधी रियायतों का भी आनंद ले सकते हैं, ठीक है। तो बिहार में बहुत दिन से ये मांग हो रहा है लेकिन अभी तक पूरी नहीं हुई है। उदाहरण स्वरूप विशेष श्रेणी का दर्जा प्राप्त राज्य केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं के लिए केंद्र से 90% धनराशि प्राप्त करते हैं, जबकि अन्य राज्यों को केंद्र से केवल 60% से 80% ही धनराशि प्राप्त होती है। नेक्स्ट है विशेष श्रेणी का दर्जा प्राप्त करने वाले राज्य कौन कौन है, तो वो देख लीजिए फ्रेंड्स। तो जम्मू कश्मीर, असम, नागालैंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड समेत 6 अन्य राज्यों को विशेष दर्जा दिया गया है। इस प्रकार 28 राज्यों में से 11 या 1/3 से ज़्यादा राज्य अब पहले से ही विशेष श्रेणी के दर्जा प्राप्त कर चुके हैं। नेक्स्ट है बिहार विशेष श्रेणी का दर्जा क्यों मांग रहा है, इसके बारे में जानना जरूरी है और ये हमारे मेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट हो जाएगा। तो बिहार विशेष श्रेणी का दर्जा क्यों मांग रहा है उसके बारे में ध्यान देते हैं। तो बिहार जाति आधारित सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार राज्य में 94 लाख गरीब परिवारों के कल्याण के लिए 5 वर्षों में अतिरिक्त 2.5 लाख करोड़ धनराशि की आवश्यकता होगी। राज्य की लगभग 1/3 आबादी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहा है, ठीक है। राज्य में क्या है, तो 1/3 गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहा है और इसमें 94 लाख गरीब परिवार को कल्याण के लिए 5 वर्षों में कितनी धनराशि की जरूरत होती है, तो 2.5 लाख की। तो ये सब जो है प्रति व्यक्ति आय, तो प्रति व्यक्ति आय में बिहार की वर्तमान मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय कितनी है, तो 59.367 रुपये होने के अनुमान है। तो ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, बजट में भी ये आया है और ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ये पूछ लेता है कि बिहार में प्रति व्यक्ति आय कितना है फिलहाल, तो कितना है, तो 59,000। ये कलर ज़्यादा हो गया इसलिए दिख नहीं रहा है, इसको क्लीन कर देते हैं, फिर से कर देते हैं इसको। तो 59,367 रुपये होने का अनुमान है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे इसका फ्रेंड। जो देश में सबसे कम है, ठीक है, देश में क्या है, तो सबसे कम है और राज्यों के कई मानव विकास संकेतों में भी राष्ट्रीय औसत से पीछे हैं। विभाजन, तो राज्य के विभाजन के कारण उद्योग का झारखंड में स्थानांतरित हो जाने से बिहार का राजस्व तथा रोजगार सृजन क्षमता नकारात्मक रूप से प्रभावित हुआ है। प्राकृतिक आबादी, तो प्राकृतिक आपदाएं क्या क्या है, तो प्राकृतिक आपदाएं में सिंचाई के लिए पर्याप्त जल संसाधनों की कमी है तथा प्राकृतिक आपदाओं की बारंबारता ने राज्य की राजकोषीय स्थिति को प्रभावित कर देता है। जैसे बिहार में बहुत बाढ़ आता है, कोसी नदी को ही बिहार का शोक कहते हैं, तो ये सब प्राकृतिक आपदाएं हैं। नेक्स्ट है बुनियादी ढांचों के अभाव। तो 2013 में केंद्र द्वारा गठित रघुराम राजन समिति ने बिहार को सबसे कम विकसित श्रेणी में रखा था, तो ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। कम श्रेणी में रखा था, कौन रखे थे, तो रघुराम राजन वाली समिति थी 2013 में, तो रखा गया था। और चुनौतियां क्या क्या है, तो ये इसके बारे में देख लेते हैं चुनौतियां फ्रेंड्स, ठीक है।
चुनौतियां, तो चुनौतियां में है केंद्र सरकार का प्रतिरोध। तो केंद्र सरकार केंद्र पर बढ़ते वित्तीय बोझ के कारण विशेष दर्जा देने की अनिच्छुक है। राज्यों में प्रतिस्पर्धाएं क्या है, तो केंद्र को यह डर है कि कुछ राज्यों को विशेष श्रेणी का दर्जा देने से अन्य राज्य भी केंद्र से यही मांग करने के लिए प्रोत्साहित होंगे, इसकी वजह से नहीं दे रहे हैं। कर हस्तांतरण में वृद्धि, तो 14वें वित्त आयोग की सिफारिश के बाद राज्यों को कर का हस्तांतरण कुल विभाज्य पूल के 32% से बढ़कर 42% कर दिया गया है, जिससे विशेष दर्जा का औचित्य कम हो गया है। कई विश्लेषकों का कहना है कि बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन पर आधारित यह मांग पूरी तरह से उचित है, क्योंकि राज्य सरकार को गरीबों के उत्थान के लिए कल्याणकारी परियोजनाओं पर खर्च करना होगा और राज्य की बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने भी निवेश करना होगा। तो ये चीज़ है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है गठबंधन सरकार। गठबंधन सरकार के बारे में अच्छे से पढ़ लेते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि जो 18वीं लोकसभा चुनाव हुई है उसके बाद गठबंधन सरकार ये पहली बार बना है, बीजेपी का पूर्ण बहुमत नहीं हुई है। मतलब गठबंधन सरकार में क्या क्या हुआ है, तो द हिंदू इसका स्रोत है, उसके सारे इसमें डिटेल से हो जाएगा। तो 2014 के लोकसभा चुनावों तक भारत में 21 साल तक गठबंधन सरकारें रही थी। फीच वित्तीय एजेंसी के अनुसार, वित्तीय एजेंसी का क्या नाम है, फीच है, तो फीच के अनुसार गठबंधन की राजनीतिक और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के लिए कमजोर जनादेश के कारण सुधार एजेंडे के ज़्यादा महत्वाकांक्षी हिस्से पर कानून पारित करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। गठबंधन सरकार में क्या क्या होता है फ्रेंड्स, तो जब 2 या 2 से अधिक राजनीतिक दल मिलकर सरकार बनाते हैं तो उसे गठबंधन सरकार कहा जाता है। गठबंधन सरकारों में नीतियों के निर्माण और कार्यान्वयन के लिए विभिन्न दलों के बीच बातचीत और समझौते शामिल होता है। नीतिगत रियायतों और पारदर्शिता क्या है, तो गठबंधन सरकार में प्रतिस्पर्धी विचार और नीतिगत समझौते शामिल होते हैं, जो अक्सर सामाजिक सौदेबाजी के कारण पारदर्शी तरीके से होते हैं। इसके पास नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था है जो उन्हें प्रभावी ढंग से कार्य करने में मदद कर सकती है। गठबंधन के भीतर बातचीत से आमूलचूल परिवर्तन तो कम होता है, लेकिन नीतिगत स्थिरता अधिक होती है, जिससे दीर्घकालीन निवेश में सुधार होती है। भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत और प्रगति विभिन्न गठबंधन और अल्पमत सरकारों के अधीन हुई है। ठीक है, नेक्स्ट है पिछले गठबंधन सरकारों का प्रदर्शन। तो 1991 में 1991 के बाद से कोई बड़ी नीतिगत उलटफेर नहीं हुआ है, केवल क्रमिक और वृद्धिशील परिवर्तन ही हुए हैं। गठबंधन में संस्थागत निर्णय लेने की व्यवस्था में विविध आवाज़ों को स्थान मिलता है। एक दलीय सरकार द्वारा लिए गए एक तरफा निर्णय को तुलना में गठबंधन सरकारें सुधार को सुविधाजनक बनाने में प्रभावी रही है। आर्थिक विकास और सुधार। तो आर्थिक विकास के लिए सुधार की आवश्यकता होती है और सुधार के लिए प्राय निर्णयकर्ता की आवश्यकता होती है, जो आमतौर पर एक दलीय सरकारों की से जुड़ी होती है। हालांकि आर्थिक सुधारों में गठबंधन सरकार यह सुनिश्चित करती है कि विभिन्न दृष्टिकोणों को सुना जाए और नीतिगत अधिक स्थिर हो। गठबंधन सरकार से जुड़ी चुनौतियां क्या क्या है, तो चुनौतियां भी ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, गठबंधन सरकार से जो चुनौतियां होती है, तो नीति वार्ता की अस्थिरता। गठबंधन सरकार को बातचीत और समझौते करने की चुनौतियां का सामना करना पड़ता है, जिससे परिणामस्वरूप कई वीटो बिंदु हो सकते हैं और निर्णय लेने में देरी हो सकती है। अधिक पारदर्शिता होने के बावजूद गठबंधन सरकारों को विविध दृष्टिकोण के कारण नीति निर्माण में अशांति का अनुभव हो सकता है। केंद्रीय राज्य संबंध। तो केंद्र राज्य संबंध में तो गठबंधन सरकारों की नीति निर्माण में राज्य सरकारों की भूमिका को बढ़ाती है, जो अधिक सूचित प्रक्रिया प्रतिबिंबित करता है। केंद्र और राज्य के बीच करों के विभाजन को लेकर समस्याएं, विशेषकर जीएसटी और विशेष उपकरणों पर लागू होने के बाद आर्थिक दृष्टि में निर्णय निर्माण। तो गठबंधन सहयोगी आमतौर पर आर्थिक सुधारों का समर्थन करते हैं, लेकिन निर्णय लेने की गति और शैली में बाधा उत्पन्न कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये ना आप जो पॉलिटी का है ना, तो ये पॉलिटी में जो मेंस में पूछेगा
मीन्स में ये सब क्वेश्चन आ सकता है 60, क्योंकि ये लोकसभा चुनाव हुआ है तो उसमें से क्वेश्चन आ जाएंगे। तो आप ध्यान रखिएगा, ये सब आप गठबंधन सरकार से अगर कोई क्वेश्चन पूछ देगा तो ये सब पॉइंट आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो संवाद और केंद्रीकरण, तो निर्णय लेने के बढ़ते केंद्रीकरण और सामाजिक कल्याण लाभों पर केंद्र सरकार के नियंत्रण के कारण सहकारी संघवादों को चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। एक दलीय सरकार और गठबंधन सरकार में तुलना, ये इसके बारे में तुलना करके देख लेते हैं। तो एक दल की सरकारें कई दलों के बीच लंबी बातचीत और आम सहमति बनाने की आवश्यकता के बिना तेजी से निर्णय ले सकते हैं, जैसे कि माल और सेवा कर जीएसटी लिए थे। और एक दलीय सरकार विपक्षी दलों, क्षेत्रीय हितों और नागरिक समाज सहित विभिन्न हितधारकों के साथ व्यापक परामर्श प्रतिक्रिया में दरकिनार कर सकती है, जिससे नीतियों के व्यापक ले समर्थन की कमी हो सकती है। जैसे 2020 में पेश किए गए थे कृषि कानून या विमुद्रीकरण। नेक्स्ट है, एक दलीय सरकारों सत्ता में केंद्रीकरण और संस्थागत तंत्र को कमजोर कर सकती है। नेक्स्ट है G7 और भारत, तो द इंडियन एक्सप्रेस इसका स्रोत है। तो हाल ही में 50वां G7 नेताओं का शिखर सम्मेलन अपुलिया इटली में संपन्न हुआ है। तो G7 का कहाँ हुआ है फ्रेंड्स? G7 का अपुलिया इटली में हुआ है और ये 50वां था। और G7 में भारत उसमें सदस्य नहीं है, लेकिन भारत को निमंत्रण किया गया था। तो देख लेते हैं आगे, जिसमें भारत ने एक आउटरीच देश किसके तरह, तो आउटरीच देश के रूप में भाग लिया है। यह प्रधानमंत्री के रूप में अपने तीसरे कार्यकाल के दौरान प्रधानमंत्री की पहली अंतर्राष्ट्रीय यात्रा थी। तो ध्यान रखिएगा। और 50वें G7 शिखर सम्मेलन से संबंधित मुख्य बिंदु क्या क्या है, तो मुख्य बिंदु में देख लेते हैं। तो वैश्विक दक्षिण मतलब G7 शिखर सम्मेलन का मुख्य एजेंडा क्या है, तो जो पूर्व और पश्चिम के बीच एक सेतु के रूप में कार्य करता है। वैश्विक दक्षिणी पर शिखर सम्मेलन के फोकस के साथ संरेखित करना है। रूस यूक्रेन संघर्ष में, तो रूस यूक्रेन से मुख्य चर्चा वैश्विक संघर्षों, विशेष रूप से रूस और यूक्रेन युद्ध और इजरायल और हमास संघर्ष पर केंद्रित थी। रूस के खिलाफ यूक्रेन और यूक्रेन की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए अमेरिकी और यूक्रेन ने 10 साल की सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट है यूक्रेन को वित्तीय सहायता, तो G7 के नेताओं ने यूक्रेन के लिए $50 बिलियन के ऋण पैकेज पर सहमति व्यक्त की है, जिसमें रूस की जमी हुई केंद्रीय बैंक परिसंपत्तियों पर ब्याज को संपार्श्वित के रूप में उपयोग किया जाएगा। इजरायल गाजा संघर्ष के बारे में क्या है, तो G7 शिखर सम्मेलन में अमेरिकी राष्ट्रपति के नेतृत्व में इजरायल गाजा संघर्ष को संबोधित किया गया। इसमें तत्काल युद्ध विराम, मानवीय सहायता में वृद्धि तथा इजरायल और गाजा दोनों के लिए सुरक्षा सुनिश्चित हेतु एक व्यापक शांति समझौते शामिल होगा। आर्थिक सुरक्षा में क्या है, तो G7 व्यापार सुरक्षा, गठबंधन निर्माण और चीन के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करके भारत प्रशांत क्षेत्र में आर्थिक और राजनीतिक हितों को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। अपुलिया खाद्य प्रणाली, तो G7 अपुलिया खाद्य प्रणाली पहल का शुभारंभ किया गया है। यह पहल खाद्य सुरक्षा और पोषण में संरचनात्मक बाधाओं को दूर करने के प्रयास को तेज करेगा। वैश्विक अवसंरचना निवेश हेतु साझेदारी, 2027 में एक PGIIT के माध्यम से $600 बिलियन तक पहुंच जुटाना है। जलवायु परिवर्तन, तो G7 को अपनाने 2030 उत्सर्जन कटौती लक्ष्यों को पूरा करने के लिए सहायता की आवश्यकता है, जिसमें 40 से 42% लक्ष्य की तुलना में 19 से 33% की कटौती का अनुमान किया गया है। नेक्स्ट है कृत्रिम बुद्धिमत्ता, तो उन्नत AI प्रणालियों विकसित करने वाले संगठनों के लिए अंतर्राष्ट्रीय आचार संहिता की कार्यान्वयन का समर्थन करने के लिए एक ब्रांड विकसित करने की घोषणा की गई है। भारत और G7, तो भारत और G7 के बीच में क्या हुआ, तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता। भारतीय प्रधानमंत्री ने AI के क्षेत्र में भारत के नेतृत्व पर प्रकाश डाला है। भारत राष्ट्रीय AI रणनीति विकसित करने वाला, सभी के लिए AI पर ध्यान केंद्रित करते हुए AI मिशन शुरू करने वाले पहले देश में से एक है। तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है पश्चिम देशों के साथ संबंधों को मजबूत करना।
तो इसमें क्या है, तो G7 शिखर सम्मेलन भारत को पश्चिमी देशों के साथ संबंधों को फिर से जोड़ने और उन्हें फिर से मजबूत करने का अवसर प्रदान करता है। क्षेत्रीय जुड़ाव और वैश्विक दक्षिण, तो G7 शिखर सम्मेलन में अफ्रीका और भूमध्य सागर के साथ जुड़ाव पर इटली का ध्यान भारत के अपने विस्तारित पड़ोसी में हितों के रूप में अनुरूप है। भारत और इटली वैश्विक दक्षिण के साथ G7 के संबंधों को नया आकार देने की प्राथमिकता भी साझा करते हैं। नेक्स्ट है खाद्य एवं ऊर्जा सुरक्षा। तो भारत के लिए खाद्य एवं सुरक्षा महत्वपूर्ण है। ये मुद्दे इटली में G7 एजेंडे का प्रमुख मुद्दा है। नेक्स्ट है वैश्विक मध्यस्थ। ठीक है, तो इससे भारत को वैश्विक मध्यस्थ क्षेत्र का प्रबंधन तथा चीन के बढ़ते खतरे के विरुद्ध एक सक्रियता के रूप में परिवर्तन होने में मदद मिल सकती है। G7 में क्या है, तो G7 की उत्पत्ति 1973 में हुआ था। तो G7 का उत्पत्ति कब हुआ है फ्रेंड्स, तो 1973 में के तेल संकट के बाद फ्रांस, पश्चिम जर्मनी, अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन और जापान के वित्त मंत्रियों की एक अनौपचारिक बैठक में हुई थी। प्रथम शिखर सम्मेलन 1975 में आयोजित किया गया था। सदस्य कौन कौन है फ्रेंड्स, तो इटली, फ्रांस, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, जापान, कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका। इसका कोई अस्थायी सदस्य प्रशासनिक ढांचा नहीं है, तो ये ध्यान रखेंगे। और ये चीज़ बिल्कुल ध्यान रखेंगे G7 में कौन है, तो भारत उसमें नहीं है फ्रेंड्स, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में राष्ट्रीय घटनाक्रम में आ जाएगा। राष्ट्रीय घटनाक्रम, इसमें राष्ट्रीय घटनाक्रम के साथ साथ आपको राष्ट्रीय घटनाक्रम हो जाएगा, उसके बाद बिहार स्पेशल हो जाएगा, बिहार स्पेशल, राष्ट्रीय घटनाक्रम, इंटरनेशनल न्यूज, तो तीनों चीज़ इसमें कवर हो जाएंगे। ठीक है, और इसमें नेक्स्ट वीडियो में ये पूरा मैं कवर करा दूंगी फ्रेंड्स, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखेंगे इसके लिए। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और कोई त्रुटि रहती है तो कमेंट बॉक्स पे आप हमें बता सकते हैं। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग फ्रेंड्स। एक और वीडियो लाएंगे जिसमें सारा इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाएगा, तो जिसका निचोड़ होता है राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और नेशनल, इंटरनेशनल सारा हो जाएगा उसमें। ठीक है, तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स, आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और आप वीडियो देखिए फ्रेंड्स, इसमें वीडियो काफ़ी हेल्प करेगा आपको एग्जाम के लिए, क्योंकि सुना हुआ, अगर पढ़ा हुआ चीज़ को आप बार बार पढ़ेंगे ये तो ज़रूरी है, लेकिन अगर पढ़ा हुआ चीज़ को एक बार सुन लेंगे, कान से सुना हुआ क्वेश्चन, कान से सुना हुआ चीज़ माइंड में जल्दी ज़्यादा सेट होता है, तो आप सुना हुआ चीज़ आपको जल्दी एग्जाम में क्लिक करेगा। ठीक है, तो अब ध्यान रखिएगा, आपको सुनना मतलब आप वीडियो देखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।